हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. पीछे बच्चे नज़र आता है, आप लोगों को सब कुछ दिखाई देता है. चलो बढ़िया है. कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. कुछ बच्चों की देखो क्या होता है, जब अपन स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि जैसे मैम ने पढ़ा दिया. कुछ बच्चों को क्या सर्कुलेशन में एक पॉइंट में कार्डियक साइकिल उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हो गए वो कि मैम पहले क्यों ऑरिकुलर सिस्टोल डायस्टोल. तो बच्चे मेरे पास आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ये मुझसे बीच में भी पूछ सकते थे. अब क्या था, अगर वो उसी टाइम मुझसे कार्डियक साइकिल से रिलेटेड पूछ लेते तो उनकी रिदम नहीं टूटती. अब उनको कार्डियक साइकिल थोड़ी सी नहीं समझ में आई तो आगे के टॉपिक्स भी इंटरलिंक नहीं है. समझ में आए लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया उनके दिमाग में. तो आपको कुछ भी अगर नहीं आता, चाहे आप 10 बार पूछिए, ये मत सोचिए कि आपका दोस्त क्या कहेगा या पास वाले क्या कहेंगे. जो लोग आप पे हंसेंगे शायद वही कुछ नहीं कर पाएंगे. तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी नीट में आपसे एमसीक्यू सॉल्व होंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक क्राइटेरिया मान लिया कि हमेशा एनसीईआरटी की लाइन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने धड़ धड़ाधड़ एनसीईआरटी लर्न करी और मुझे तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. एनसीईआरटी में से डेफिनेटली आजकल 70 to 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उसको समझना तो पड़ेगा. ठीक है, अभी जैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कार्डियक साइकिल का तो मैं कितना भी घुमाऊंगी ना फिर भी आप उस क्वेश्चन को पकड़ लोगे. क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही होता है. देखो एमसीक्यूज में कितना बड़ा फायदा होता है कि 4 ऑप्शंस हैं. कभी कभार इतना आसान होता है एमसीक्यू सॉल्व करना कि 2 तो बिल्कुल ही गलत होंगे. जैसे अपन कॉर्नर करोड़पति में खेलते हैं ना कि 50-50 ले लेते हैं, तो 2 तो बिल्कुल ही गलत होते हैं और 2 में से आपको चूज करना रहता है. कभी कभार तो 3 भी बिल्कुल आपको आउट ऑफ फोकस दिखेंगे क्वेश्चंस के और एक आप अच्छे से पकड़ लोगे. तो एमसीक्यूज में आपको बहुत फायदा है क्योंकि ऑप्शंस और आंसर्स आपके सामने होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो जो ऑप्शंस बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होंगे आप वो बिल्कुल साइड बाई कर दोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी नहीं आता प्लीज़ बिना झिझक मुझसे क्लास के बीच में पूछ सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं बाद में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपको खुद को लगता है कि मैं अगर अभी पूछ लूँगा तो आगे के कॉन्सेप्ट्स मुझे अभी ही क्लियर हो जाएंगे, तो बी फ्रैंक, आप एक बार ना पूछिए, 1000 बार पूछिए, आपको सब समझ में आएगा. मैं आपको हमेशा बताऊंगी. इवन मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा. अभी हर बच्चा बोल देगा आ रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली आ ही रहा होगा, लेकिन मेरी बात आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहनी चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई क्या होगी, सक्सेसफुल. क्योंकि मैंने क्या बोला, यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ डॉक्टर. तो अगर आप डॉक्टर बनोगे तो ये कार्डियक साइकिल तो आपको आगे भी पढ़नी है ना. हो सकता है ब्रॉड टर्म्स में पढ़नी पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी को देख के पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कार्डियक साइकिल तो कार्डियक साइकिल ही रहेगी. ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तो होगा ही, 0.1 सेकेंड में होगा तो होगा ही. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एनिमल फिजियोलॉजी जो यूनिट थी उसका 3rd चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट किया था. तो आज हम उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. मतलब एनिमल फिजियोलॉजी आपके 11th एनसीईआरटी एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट जो सबसे एंड में दे रखी है उसका 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या नाम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन. ठीक है, क्लास 11th का आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट का 4th चैप्टर नाम क्या है, एक्सक्रीटरी. बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा भी है बाकियों की कंपैरिजन. ठीक है, पर हमें जितना पढ़ना है चाहे वो बड़ा भी हो जाए, हम सारे कंटेंट को कवर अप करेंगे. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन. ठीक है, पहला प्रोसीजर था डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम ने कराया. दूसरा प्रोसीजर था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कराया. तीसरा प्रोसीजर था सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम ने कराया. तो अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन कराना है तो कौन सा लाइफ प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सक्रीशन. भाई आसान सी बात है ना. अगर आपको सर्कुलेटरी फ्लूइड्स कराने, बॉडी में सर्कुलेशन करवाना है तो सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, और इस प्रोसेस को करवा कौन रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अगर इस चैप्टर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन है, ये एक लेमन लैंग्वेज है, ये एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है. इस लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस एसोसिएटेड इज एक्सक्रीशन. तो
एक्सक्रीशन नाम के लाइफ प्रोसेस को करवाने के लिए मेरी बॉडी में कौन सा सिस्टम अवेलेबल है, या ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो ग्रुपिंग करके इस सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और ले दे के इसी के लिए काम कर रहे हैं। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ले दे के आपको एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात क्लियर हुई, समझ में आई? अगर डाइजेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, हायर में भी होगा। उसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए लोअर ऑर्गेनिजम्स में अदर कुछ अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन में अलग होंगे। सिमिलरली सर्कुलेशन में। तो बात ले दे कि अगर आपने शुरू के टॉपिक्स पढ़ लिए ना तो आगे के टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन किस में होता है, और इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इस सिस्टम को बना रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनके फंक्शन को पढ़ेंगे। एक्चुअली इस सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने सर्कुलेशन में पढ़ा कि ब्लड है, ब्लड वेसल से हार्ट है, लेकिन फिजियोलॉजी का क्या था कि कार्डियक साइकिल के थ्रू सिस्टोल और डायस्टोल करके वो आपके ब्लड को रिसीव भी कर रहा है और पंप भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर लोअर एनिमल्स में एक्सक्रीशन हो रहा है तो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल। फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में ले देंगे हम पर आ जाएंगे। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो कि हमने पहले भी सिस्टम है, हम ह्यूमंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस हैव द मोस्ट वेल डेवलप्ड सिस्टम। कोई भी सिस्टम उठा लो, सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स समझने लायक सिस्टम किस में होगा? ह्यूमंस में होगा। ठीक है, अब पहले सिंपल सी बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन नाम का लाइफ प्रोसेस है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम करवा रहा है। तो पहले तो एक्सक्रीशन क्लियर होना चाहिए, तभी तो उसका सिस्टम समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? अब आप बोलोगे मैम एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकाल दो। किस चीज को बाहर निकाल दो? अच्छा, सबसे पहली बात है क्या बाहर निकाल दूं, कहां से बाहर निकाल दूं और क्यों बाहर निकाल दूं? ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आएंगे ना। कहां से बाहर निकालूंगी, क्या बाहर निकालूंगी और क्यों बाहर निकालूंगी? ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दो। पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया क्या निकालना है? वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कहां से निकालना है? बॉडी से निकालना है। क्यों निकालना है? मेरे लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हार्मफुल होंगे तभी तो मेरी बॉडी निकाल रही है। मेरे लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हार्मफुल होंगे, इससे मेरी बॉडी इसको गेट रिड ऑफ कर रही है। अब आप अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ है। अब आपका दिमाग क्या जाएगा कि मैम आपने डाइजेशन के टाइम पे पढ़ाया था ईजेशन, ईजेशन में भी आपने यही सेंटेंस बोला था कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दो, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तो वो हार्मफुल हो जाएंगे। मेरी बॉडी के लिए जो भी अच्छा नहीं, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकाल देती है। फिर एक्सक्रीशन, तो आपने ईजेशन के टाइम पे एक्सक्रीशन क्यों नहीं बताया? या आप कहना चाह रही हो कि ईजेशन का अनदर नेम एक्सक्रीशन है? नहीं, दोनों का मतलब लमसम एक है, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, जिस जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, या जिस फिजियोलॉजी को एडप्ट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, या क्या चीज बाहर निकल रही है, वो दोनों में डिफरेंट है। देखो ईजेशन का मतलब क्या है? ईजेशन में बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके एनस नाम के स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है और सॉलिड स्टूल्स की फॉर्म में, फीकल मैटर की फॉर्म में। ठीक है, एक्सक्रीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आप बाहर निकाल रहे हो वो यूरिन की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालोगे, और उसके लिए यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज यूरिथ्रा। ठीक है, ईजेशन में आप बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगा, वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगा और वो एनस नाम के स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा। तो जरिया भी अलग है और जिस टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट आप बाहर निकाल रहे हो वो भी अलग है ईजेशन में। अब बात आती है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट्स आप लिक्विड फॉर्म,
यूरिन की फॉर्म में बाहर निकले, मतलब जो लिक्विड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन्ड है, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन्ड है और वो एक्सक्रीशन नाम के लाइफ प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, आप उसे बोलोगे यूरिन। एक्चुअली वी आर एक्सक्रीटिंग यूरिन, और इसमें जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, कॉम्पोनेंट है, जिसे आप यूरिथ्रा कहते हो। मेल्स में यूरिथ्रा का थोड़ा सा अलग शेप है, फीमेल्स में यूरिथ्रा का थोड़ा सा अलग शेप है। सिर्फ यूरिथ्रा रिस्पॉन्सिबल नहीं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की अगर मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलूं, बायोलॉजी की टर्म में अगर मैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को बोलूं तो मैं बोलूंगी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब तो फिर डेफिनेशन गलत हो गई या अलग हो गई आपके लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। मतलब मैंने बॉडी में नाइट्रोजन खाया था और जो नाइट्रोजन मेरी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाया, मेरी बॉडी यूज्ड अप नहीं कर पाई, उसको ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर करके उसने बॉडी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब मेरी बॉडी में मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं रही हूँ कि मैं गई, अच्छा इस फूड स्टफ में नाइट्रोजन, गिव इट टू मी, जितना मैं पचा पाई, मेटाबोलाइज कर पाई, एब्जॉर्ब कर पाई, ठीक है, बाकी मैं यूरिन से बाहर निकाल दूंगी। अब नाइट्रोजन आप लेते कैसे हो? आप नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में लेते हो। प्रोटीन में चेन याद है आपको, ऐसे प्रोटीन की चेन होती है। प्रोटीन की चेन के टर्मिनल्स पे क्या होते हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जब व्हेन वी इनटेक दी बायोमोलिक्यूल नेम्ड प्रोटीन, जब मैं प्रोटीन नाम का कुछ फूड स्टफ खाती हूं तो मेरी बॉडी में क्या हो जाता है, मुझे नाइट्रोजन का इंटेक मिल जाता है, नाइट्रोजन का इंटेक मिल जाता है। और जितना नाइट्रोजन बॉडी यूज्ड अप कर पाती है, कर लेती है, बाकी नाइट्रोजन को आपको एक्सक्रीशन की फॉर्म में बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि आप नाइट्रोजन को इजेशन की फॉर्म में भी तो बाहर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है, देखो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके दोनों तरीके से बाहर निकलता है। इजेशन के थ्रू सॉलिड फॉर्म में भी बाहर निकलता है, एक्सक्रीशन के थ्रू लिक्विड फॉर्म में भी बाहर निकलता है। लेकिन नाइट्रोजन की खूबी क्या है कि नाइट्रोजन के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो खुद नाइट्रोजन है वो वाटर लविंग है। वो ज़्यादातर चाहता है कि मैं पानी की मीडियम से ही हर काम करूं। अगर मैं मेटाबोलाइज हो रहा हूं तो पानी की ज़रूरत है ही, मैं इनटेक हो रहा हूं तो भी पानी की ज़रूरत है। तो जब मैं बॉडी से बाहर निकल रहा हूं तब भी मैं वाटर को ही लेके बाहर निकलूंगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज वाटर लविंग। जो नाइट्रोजन है वो आपका वाटर लविंग है। ये जो नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अभी आप पढ़ोगे वो क्या है, वाटर लविंग होंगे। उनको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको भी बता दी हैं, लेकिन आगे चल के लिंक्ड अप करके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। It is the process of removal of nitrogenous waste products from the body। ठीक है, अब एक स्लाइड डिफरेंस ले लेते हैं इजेशन और एक्सक्रीशन में, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये आपका है एक्सक्रीशन और ये आपका है इजेशन। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो जो मेन पॉइंट्स हमें एट अ ग्लांस समझ में आ रहे हैं या जो हमने डिस्कस किए उन्हें ही लिखेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या है, रिमूवल बाय यूरिथ्रा, मेनली जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम,
एक यूरिथ्रा नाम का स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में अवेलेबल है, आप इसे ओपनिंग भी कह सकते हो, जिसके थ्रू आप यूरिन को अपनी बॉडी से क्या करते हो, पास आउट करते हो, ठीक है। पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिमूवल in the liquid form, that is urine। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद इसमें किससे होगा, रिमूवल बाय एनस। भैया आप डाइजेशन को याद करो ना, बाय एनस। अब एनस किसका पार्ट है, एनस किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इजेशन क्या है, जो आपके डाइजेशन में जो प्रोसेसेस एक के बाद एक हो रहे, जैसे इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इसका पार्ट आता है, ठीक है। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, ठीक है, रिमूवल इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज स्टूल्स, या आप इसे फीकल मैटर भी कह सकते हो। दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है, तो ये बॉडी से क्या होने चाहिए, बाहर निकल जाने चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आई। चलो अब क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कब मेरी बॉडी में इनटेक होगा, जब मैं मेरी बॉडी में प्रोटीन का इनटेक करूंगी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, आप बहुत सारे फूड स्टफ खाते हो जिसमें थोड़ा थोड़ा परसेंटेज आपको नाइट्रोजन का मिलता है, लेकिन मैक्सिमम नाइट्रोजन आपकी बॉडी में किसकी वजह से आप इनटेक करोगे, ड्यू टू द इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो नाइट्रोजन इनटेक इज मैक्सिमम in the form of protein, in the form of protein, क्योंकि प्रोटीन की चेन में आपके पास नाइट्रोजन का कंटेंट है, तो इफ यू इनटेक द प्रोटीन यू विल डेफिनेटली गेट द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ इटसेल्फ प्रोटीन, ठीक है। अब और क्या देखोगे इसके अंदर, बुक आप भले खोल के रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो नाइट्रोजन ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि बॉडी से जब मैं नाइट्रोजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालूंगी तो मैं उसे एक्सक्रीशन कहूंगी। अब मैं कह रही हूं कि नाइट्रोजन किन किन फॉर्म्स के जरिए या किन किन फॉर्म्स के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। देखो इसके फॉर्म्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमारे पूरी अर्थ में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन के इस फॉर्म को बाहर निकालेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन के इस फॉर्म को बाहर निकालेंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म इस फॉर्म को बाहर निकालेंगे। तो अब 2 क्वेश्चंस आ गए कि कौन से ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन के किन किन फॉर्म्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं। मैं कह रही हूं नाइट्रोजन के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, नाइट्रोजन के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं और इन्हीं फॉर्म्स के जरिए ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। पहला फॉर्म है अमोनिया, दूसरा फॉर्म है यूरिया और तीसरा फॉर्म है यूरिक एसिड। पहला फॉर्म क्या है, अमोनिया, दूसरा फॉर्म है यूरिया, तीसरा फॉर्म है यूरिक एसिड। तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब ये 3 फॉर्म्स हो गए, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे। भाई इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, फॉर्मूले की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लिखने की भी बहुत ज्यादा नीड नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म
यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेंगे। भाई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने, इतना लंबा बोलने से अच्छा आप एक्सक्रीशन बोल दो ना, तो डेफिनेशन में इटसेल्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और यूरिक एसिड मतलब यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालेंगे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। और प्रोसीजर क्या हो जाएगा? अमोनोटेलिज्म। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे हैं आप उन्हें बोलोगे यूरियोटेलिक, और प्रोसीजर क्या हो जाएगा? यूरियोटेलिज्म। ठीक है, अभी मैं लिखा दूंगी, सुन लो। वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे हैं आप बोलोगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोसीजर क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिज्म। क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिज्म। चलो, अब ये तो बात थी, मैं आपको समझाती जा रही हूँ, फिर लिखाऊंगी, थोड़ी देर वेट करो। ये जो तीनों हैं ये नाइट्रोजन के फॉर्म्स हैं। ये नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन का एक फॉर्म है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट करके बैठा हुआ है। यूरिया, यूरिक एसिड, तीनों क्या है? नाइट्रोजन के कुछ फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन के जो फॉर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम वाटर लविंग होते हैं। मतलब अगर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम इन तीनों को वाटर सॉल्युबिलिटी के टॉपिक पे कंपेयर करें तो अमोनिया क्या है? अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया को अंदर लेने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यू हैव टू रिक्वायर, या यू लिटरली रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया को बॉडी से, भाई अभी तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, तो बॉडी से गेट रिड ऑफ ही पढ़े, इनटेक और इसमें क्यों फंसे? वो जब हायर नीट में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मैं कह रही हूं अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए, देखो अभी मैंने क्या था आपको ऑर्गेनिजम्स और प्रोसीजर पता है। अब अपन क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें। वाटर सॉल्युबिलिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल मतलब इसको एक्सक्रीट करने के लिए आपको बहुत अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि ज्यादा अमाउंट होगा तो वो घुलता जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यूरिया नॉर्मल एवरेज वाटर सॉल्युबल, ठीक ठाक पानी चाहिए। क्या है? ठीक ठाक पानी चाहिए इसको सॉल्युबल करने के लिए और बॉडी से बाहर निकाले, क्योंकि पूरा जो कहानी चल रही है इस चैप्टर की वो बाहर निकलने के टॉपिक पे ही चल रही है। और उससे लीज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड देखा जाए तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, या वेरी 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 लीस्ट सॉल्युबल। इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो जरूर ऐसे एरिया में रह रहे होंगे जहां बहुत पानी होगा, जैसे सीज, ओशियंस में रह रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे समझ में आ गया, सबसे ज्यादा पानी में कौन रहता है? फिशेस रहती हैं। तो फिशेस ज्यादातर क्या होंगी? अमोनोटेलिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अमोनिया को बहुत पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो जैसा भी बॉडी का एडेप्टेशन है, या जैसी भी बॉडी की कंडीशंस आपको गिवन है, गॉड ने जैसा भी आपको बनाया है, आप उस हिसाब से इन्वायरमेंट को एडेप्ट करते हो। अब जब आपको खुद को पता है कि अमोनिया है और वो मुझे बाहर निकालना है और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, रेगिस्तान में थोड़ी रहोगे। आप क्या करोगे? पानी वाले एरिया में रहोगे जहाँ बहुत सफिशिएंट पानी अवेलेबल होगा कि अमोनिया रेडिली सॉल्युबल हो जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या बोलेंगे? हाईली सॉल्युबल, एवरेज सॉल्युबल। एवरेज मतलब मीडियम, इन दोनों के क्या होगा? बीच में होगा। एवरेज सॉल्युबल, लीस्ट और इनसॉल्युबल। अब अगर हम इसी के साथ टॉक्सिसिटी को कंपेयर करें, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? कितना हार्मफुल है ये तीनों। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है,
अमोनिया क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अमोनिया देखो मैं कह रही हूं कि जो ऑर्गेनिजम्स इनके मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो अमोनिया में क्यों नहीं डले, क्योंकि क्या है, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी में। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि वी ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, हम अपनी बॉडी या मैं जो ह्यूमन हूँ वो अपनी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में निकालता है। मैं बोल रही हूँ क्यों अमोनिया के फॉर्म में क्यों नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर मैं अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालूंगी तो मेरे को बहुत पानी चाहिए, मेरे को मेरी पूरी बॉडी का पानी अमोनिया को देना पड़ेगा एक्सक्रीशन करने के लिए। क्या पॉसिबल है, मैं मर नहीं जाऊंगी, मेरी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, उल्टा बीमार पड़ जाऊंगी। अगर मेरी बॉडी का वाटर कंटेंट खत्म हो जाए तो मैं सरवाइव कर सकती हूँ क्या, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब अमोनिया क्या है, हाईली सॉल्यूबल भी है वाटर में और टॉक्सिक भी बहुत है। जैसे मेरी बॉडी में अगर अमोनिया आ गया तो मैं उसे बहुत ज़्यादा देर तक मेरी बॉडी में परसिस्ट नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर सकती, मेरे को फटाफट उसे बाहर निकालना पड़ेगा। चलो मैं बाहर तो निकाल सकती हूँ, लेकिन अमोनिया को जितना पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए, सॉल्यूबल होने के लिए, वो कहाँ से लाऊंगी, तो मैं नहीं ला सकती। ठीक है, तो जिस तरीके की कंडीशंस मेरी बॉडी में है मैं अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करूंगी, वैसे ही इन्वायरमेंट में मैं रहना पसंद करूंगी। हाई, मीडियम और लो। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने नोट डाउन किया, शुड आई रब दिस पोर्शन। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अमोनिया, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। अमोनिया ऑर्गेनिजम्स, पहले में मैं पूरी लाइन लिख देती हूं, बाकी में अपन सिर्फ नाम लिखेंगे या टर्म लिखेंगे। ऑर्गेनिजम्स हु एक्सक्रीट थ्रू अमोनिया, ऑर्गेनिजम्स हु एक्सक्रीट थ्रू अमोनिया, क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीशन के प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म। हो रहा है जिस तरीके से हो रहा है वो अमोनोटेलिज्म, जो कर रहे हैं वो अमोनोटेलिक। जिस तरीके से, बार बार सुनो, जिस तरीके से हो रहा है वो टेलिज्म, जो कर रहे हैं वो टेलिक। ठीक है, तो अब अपन क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे यूरिया। तो यूरिया से रिलेटेड में क्या लिखूंगी, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरियोटेलिज्म। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होगा, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म या यूरिकोटेलिज्म। अब अगर अपन यही एग्जाम्पल्स की भी कंपैरिजन कर लें, या अपन एग्जाम्पल्स की बात करें जो कि कंपैरिजन वे में होगा, मैं कह रही हूं अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर। तो जो ऑर्गेनिजम्स इस अमोनिया को बाहर निकालेंगे उन्हें सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो अगर है तो यहां जो एग्जाम्पल आएगा उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप लेना पसंद करोगे, एक्वेटिक,
यहां पर टेरेस्ट्रियल की बात नहीं आएगी। जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक मोड में रहते हैं, जैसे एक्वेटिक फिशेस, अब उसमें भी मेनली बोनी फिशेस। कौन सी फिशेस? बोनी। भाई फिशेस तो ऑब्वियसली पानी में रहेंगे, पर उनकी कैटेगरी बता दी है कि नॉट कार्टिलेजिनस, मेनली बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और कॉस्मोपॉलिटिशियन पानी में भी रहते हैं और हमें धरती पे भी, टेरेस्ट्रियल पे भी नजर आएंगे। तो अमोनिया को क्या है, ज्यादा पानी की जरूरत है, बहुत जल्दी घुलनशील है, तो एक्सक्रीशन के टाइम पर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि पानी में रहते हैं, पानी दिखेगा, सॉल्युबल होंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका यूरिया। यूरिया में सबसे पहले जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा ह्यूमंस का। वी ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। हम अपनी बॉडी, देखो इसको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, मतलब हमारी बॉडी में इतना अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जिससे कि हम यूरिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करें। मतलब हम जनरली अपनी बॉडी में जब ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन लिक्विड फॉर्म, यूरिन की फॉर्म में हो रहा है। मतलब यूरिन का कहीं ना कहीं कंपोजिशन यूरिया जरूर आएगा, क्योंकि यूरिया को बाहर भेजना मतलब यूरिन के थ्रू बाहर भेजना, मतलब एक्सक्रीशन करना, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकालना। मेनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, और कुछ कुछ एक्वेटिक फिशेस, कुछ मतलब कुछ एक्सेप्शनल एक्वेटिक फिशेस होंगी जो अमोनिया न निकालकर यूरिया के थ्रू आपके एक्सक्रीशन को प्रोसीड करिए। मतलब हो सकता है ऐसी कुछ फिशेस हो जिन्हें बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट अमोनिया ना होकर यूरिया हो गया हो, ठीक है। सम एक्वेटिक फिशेस, मोस्टली, ये वाली मोस्टली लिख देती हूं, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब बात आती है ये तो सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में, या बहुत ही लीस्ट सॉल्युबल, मतलब इतना छोटा सा अमाउंट चाहिए बॉडी को, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कि पानी की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हो जाए और मैं बाहर निकाल दूं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जनरली ड्राई रीजन, डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऊंट हो गया, स्नेल्स हो गए, ये क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ड्राई, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी की लीस्ट रिक्वायरमेंट है, पानी अवेलेबल ही नहीं है, आएगा ही कहां से। तो ना तो अपने बॉडी में हमेशा वाटर की एक एक्स्ट्रा स्टोरेज रखनी पड़ती है कि ये उन ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर पाए। अगर इनकी बॉडी का पानी एक्सक्रीशन में निकाल दोगे तो ये सरवाइव कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इनमें क्या है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा है ड्राई पैलेट्स की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ऐसे मान लो कॉइन्स की फॉर्म में, स्टूल्स की फॉर्म में ये बाहर वो एक्सक्रीशन को करते हैं, और वाटर कंटेंट सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल में जैसे आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स इन ड्राई रीजन्स, वेरी ड्राई रीजन, मतलब डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पर वाटर की बहुत ही लीस्ट अवेलेबिलिटी है, ऑफ ड्राई एरियाज, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ ड्राई एरियाज, ठीक है। अब क्या है, जैसे स्नेल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल आपको दिख जाएगा यहां से, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस पोर्शन को नोट डाउन करिए। शुड आई रब दिस, ये दोनों पोर्शंस को मैं हटा दूं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ये तो क्या था, अभी तक अपन एक्सक्रीशन का सिर्फ इंट्रो पार्ट ले रहे हैं, एक्सक्रीशन का क्या कर रहे हैं अपन, इंट्रो वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। मेनली इंट्रो आपका हो चुका है। अब अपन किस पे आते हैं, अब अपन आते हैं प्रॉपरली एक्सक्रीटरी सिस्टम में। भाई यहाँ पर क्या था, हमने तरीका देखा
कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से कर रहे हैं तो वो ये कहलाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से कर रहे हैं तो वो ये कहलाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से कर रहे हैं तो वो ये कहलाएंगे। अब क्या है, एक्सक्रीशन का इंट्रो कंप्लीट हो गया, मतलब प्रॉपर्ली एक्सक्रीशन आपको क्या है समझ में आ गया है। तो अब हम किस पे बात करते हैं, अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और उस सिस्टम को जो बनाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब अब अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ excretory organs, composed of excretory organs aim for excretion। excretory system का काम क्या है, excretion कराना, किसके थ्रू, excretory organs के थ्रू। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या एक्सक्रीटरी, देखो पढ़ने में तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ही पढ़ेंगे, अभी इधर उधर नहीं भागेंगे, लेकिन क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम से ह्यूमंस में ही इवॉल्व हुआ है, क्या लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं था। हम लोगों ने जब, अभी तो हमने छोटी क्लासेस का एनिमल किंगडम पढ़ा था, हमने अभी 11th में एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे उस टाइम पर आपने जो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो इवोल्यूशन पढ़ा था एक्चुअली वो क्लियर होगा। जब आप प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ लोअर एनिमल्स में ये चीज़ नहीं थी, उसके बाद इवॉल्व हो गई, और इवॉल्व होते 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 ह्यूमंस में इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गई कि हम में सब कुछ है, वी आर कंप्लीट, वी हैव वेल डेवलप्ड बॉडी, इन दैट बॉडी वी हैव ऑल द सिस्टम्स who are properly and beautifully developed। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम कंप्लीट है। मुझे बताओ ना ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें कमी रह गई, क्योंकि आप बहुत लेटर ऑन डेवलप्ड हुए। तो जो भी इनिशियल या लोअर ऑर्गेनिजम्स में कमियां थी वो पूरी होते होते आप में फुलफिल होगी, एंड यू आर नाउ कंसिडर्ड, ह्यूमंस आर नाउ कंसिडर्ड एट द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑल वेल डेवलप्ड सिस्टम्स। अब आप कोई भी सिस्टम उठा लो, जैसे इसके बाद हम लोकोमोशन पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, फिर 12th में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप जितने भी लाइफ प्रोसेसेस देखोगे, ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस इज प्रोसीड बाय अ वेल डेवलप्ड सिस्टम। उस सिस्टम को सारे ऑर्गन्स बना रहे हैं और आप खुद देखोगे कि सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड है, कोई कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अरे यार ये चीज़ डलनी और बाकी थी पर डल नहीं पाई, डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन जो एक क्राइटेरिया, एक सिनेरियो चाहिए था वो आपको ह्यूमंस में क्या है, मिल गया है। ठीक है, अगर हम थोड़े लोअर एनिमल्स के बारे में बात करें तो जैसे अगर हम प्लेटी हेलमिन्थीस के बारे में बात करते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अभी जैसे हम लोग वैसे तो बोलते हैं कि सीलियंट्रेटा के बाद पोरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टिनोफोरा, इनके बाद क्या है, लगभग सिस्टम्स इवॉल्व हो गए हैं। मतलब पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स हैं बट दे आर क्लस्टर फॉर्म्स, वो प्रॉपरली ग्रुप करके टिश्यू ऑर्गन नहीं बना पाए हैं। तो जब तक आप ऑर्गन तक नहीं पहुंचोगे ऑर्गन सिस्टम को कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आफ्टर निडेरिया आपके पास काफी हद तक ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी हो गई थी, और थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा तक, आर्थ्रोपोडा से आपको क्या है, सिस्टम्स मिलने लग गए थे। जैसे आर्थ्रोपोडा में यू हैव ओपन वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं हार्ट का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा बहुत नहीं भी है, पर सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। फ्लेम सेल्स, प्लेटी हेलमिन्थीस में क्या होगा, फ्लेम सेल्स होंगे। ठीक है, और आप देखो नेफ्रीडिया, जो आपके नेफ्रीडिया हैं, नेफ्रीडिया में क्या है, जैसे अर्थवॉर्म नाम के ऑर्गेनिज्म में नेफ्रीडिया नाम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं।
सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है। अर्थवर्म नाम के ऑर्गेनिज्म में अगर अपन अर्थवर्म नाम के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? नेफ्रीडिया। क्या है स्टूडेंट्स? नेफ्रीडिया। क्या है? नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये तो क्या था, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात थी। जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको बात बताई है, ठीक है, कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आ चुके थे, पर इतने ऑर्गन्स नहीं थे कि उन्होंने ग्रुपिंग करके सिस्टम बना लिया। तो हम क्या देखने वाले हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस पोर्शन और इस पोर्शन को अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? तो ये और वो वाला पोर्शन हटा रही हूं जिससे कि हम बीच में से फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? ठीक है, ये देख लो अच्छे से। आई थिंक अभी तक तो नोट डाउन कर लिया होगा सब लोगों ने। देवेश, नोटेड डाउन? ओके गुड। अब देवेश फटाफट मूवीज का नाम बताओ। कोई भी ऐसी 2 मूवीज का नाम बताओ जिसमें दिल वर्ड आ रहा है। मैंने टास्क दिया था ना, तब नहीं तुमसे फॉलो करवाया था। बता दो फटाफट। क्या बात है, फुल मूवी देखी होगी देवेश ने घर जाके, जो फटाफट उसको याद आ गया होगा। चलो बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इस लाइन को मैं रब कर देती हूं, ये बिल्कुल सेंटर में हेडिंग आ गई है, जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डेफिनेटली कंपोज्ड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से बना हुआ है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, देन वी ड्रॉ द डायग्राम, और फिर एक एक का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओवरऑल फिजियोलॉजी को अब हम पढ़ते जाएंगे। मतलब एक्चुअल चैप्टर क्या है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 किडनीज, जिसको हम पेयर ऑफ किडनीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 2 यूरेटर्स, मतलब वही पेयर ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा। मतलब यूरिथ्रा क्या है, एक ओपनिंग की फॉर्म में है। मेल्स में यूरिथ्रा लंबी होती है और फीमेल्स में छोटी होती है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिथ्रा खुलेगी तो हल्की सी एक ट्यूब की तरह प्रोसीड करेगी और बाहर एक्सटर्नली बिल्कुल होल की फॉर्म में आपको नजर आएगी। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बात क्लियर, समझ आई? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी डिस्कस नहीं करने से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही डायग्राम ड्रॉ होगा आपको इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपकी क्या है, पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 किडनीज बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि पेयर ऑफ किडनीज हैं, मतलब एक किडनी राइट हैंड साइड पे होगी और एक किडनी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। मैं अगर इसको मिड लाइन से काटूंगी, ठीक है, तो ये मेरा राइट पोर्शन होगा और ये मेरा लेफ्ट पोर्शन होगा। कंफ्यूज ना, जैसे मैं अपनी बॉडी को यूं काटूंगी ना, तो मेरा ये राइट है और मेरा ये लेफ्ट है, तो
उसी तरीके से अगर मैं इसके मिड लाइन पे काटूंगी तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी, दो किडनीज हो गई। अब एक चीज और देखना कि दोनों किडनीज में आपकी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट किडनी के, मतलब अगर आप ऐसे इसको लेवल को कंपेयर करो तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। अभी याद रख लो, इसका जो मैं थ्योरी लिखाऊंगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगी, अभी सिर्फ डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि मैं कैसे बना रही हूं। राइट किडनी बनाई थोड़ी नीचे इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। अब किडनीज के जस्ट बाद यूरेटर्स है। यूरेटर्स क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। यूरेटर्स क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। दो यूरेटर्स हैं, दैट मीन्स एक यूरेटर राइट हैंड साइड पे होगा जो राइट किडनी से निकलेगा और दूसरा यूरेटर लेफ्ट हैंड साइड होगा जो लेफ्ट किडनी से निकलेगा। मीन्स both the ureters are associated with the respective kidneys। राइट किडनी के लिए राइट यूरेटर है, लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट यूरेटर है, और ये दोनों यूरेटर्स निकल के किसके अंदर घुस जाएंगे, अ सिंगल बैग लाइक, अ सिंगल लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, ये यहां से ये जो आपकी किडनी है उसकी आप देखना ये कॉन्केविटी डिप्रेशन है, यहां पर भी डिप्रेशन है, यहां पर भी डिप्रेशन है, यहां से आपके यूरेटर्स क्या होंगे, निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो यूरेटर्स हैं ये दोनों निकले रेस्पेक्टिव किडनी से। राइट यूरेटर राइट किडनी से निकला, आपका लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट किडनी से निकला। ठीक है, तो इसको मेंशन भी कर लो, ये क्या है आपकी किडनी और ये क्या है यूरेटर। एक की बात कर रही हूं तो एस नहीं लगाऊंगी। ये क्या है आपका यूरेटर, ये क्या है आपका यूरेटर। यूरेटर्स क्या होंगे, ऐसे थोड़ा सा घूमकर एंगल के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे। ऐसे सीधे भी ओपन हो सकते थे, यूं जाके यूं भी बना सकती थी, नहीं, यूरेटर्स जो आपकी किडनी से ओपन होंगे वो यूरिनरी ब्लैडर में एक एंगल पे एंटर होंगे। उस क्या सिग्निफिकेंस है उस एंगल का, जैसे मैंने कहा था पल्मोनरी वेन में वॉल्स नहीं होती पर वो एंगल पे खुलती है, तो जिससे वो अगर ब्लड पंप करेगी ऑरिकल्स में तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से वेन की ओपनिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। उसी तरीके से यूरेटर्स भी क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में एक एंगल पे ओपन होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन। वो ब्लैक निकल रहा है मुंह से, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, क्योंकि ले दे के एक्सक्रीशन किसकी फॉर्म में होगा, यूरिया निकलेगा, पर किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म, यूरिन की फॉर्म में। तो एक्सक्रीशन यूरिन की फॉर्म में हो रहा है, तो जो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना रहे हैं वो ले दे के यूरिन का निर्माण ही तो करेंगे। इन किडनी से हो गए, यूरेटर से हो गए, यूरिनरी ब्लैडर से होके, यूरिथ्रा से होके यूरिन मेरी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी और मैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया की फॉर्म में बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, तो एंगल पे खुलना क्यों, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन। अभी मैं बता रही हूं, यही चीज मैं लिखवाऊंगी भी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन होगी, थोड़ा सा ऐसे टर्मिनल चलेगी और ओपनिंग में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका है यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, थोड़ी सी ट्यूब की फॉर्म में इलोंगेट होती है, फॉरवर्ड करती है और ओपनिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। मेल्स में मैंने क्या ये फीमेल का बना दिया है, अगर देखा जाए कंपैरिजन में, तो मेल्स में ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है ये लंबा होता है,
काफी लंबा ट्रेवल करता है और फिर एग्जिट किसकी फॉर्म में होता है, ओपनिंग की फॉर्म में। ओपनिंग जरूर होगी, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी एक उभार निकलता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फॉरवर्ड हो गई तो मेल्स में बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, फिर ओपनिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। फीमेल्स में थोड़ी सी जाएगी और ओपनिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो यूरिथ्रा इज लॉन्गर इन मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक है, ये क्या था, ये आपकी बात थी। ये भी ओपनिंग्स की फॉर्म में निकलती है ऐसे। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 ओपनिंग्स दिख रही हैं। इनका क्या सिग्निफिकेंस है आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ डायग्राम देखिए। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को लिखते चलते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पेयर ऑफ किडनीज को पढ़ेंगे। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज पहले सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिख लो। पेयर ऑफ किडनीज का मतलब क्या होता है, किडनीज आर 2 in number, किडनीज आर 2 in number। ठीक है, कहां लोकेटेड है, सबसे देखो लोकेशन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से हम बहुत सारी चीजों को आगे देखते हैं। देखो आपकी किडनी कहां लोकेटेड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर लोकेटेड है आपकी किडनी। ठीक है, मतलब ले दे के किडनी और किस तरीके से समझ सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, किडनी इज लोकेटेड इन आवर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। ठीक है, अब देखो स्पाइन में क्या होती है, पोजीशंस होती है। स्पाइन आपकी गर्दन से तो सर्वाइकल, फिर बीच की थोरैक्सिक, देन लंबार। तो आपकी किडनी की लोकेशन कौन से स्पाइन की वर्टिब्रा पर आती है, भाई आपकी स्पाइन क्या है, कंपोज्ड ऑफ सो मेनी बोनी रिजेस, so many bony connections and each bone is called vertebra। गर्दन की है तो cervical, then thoracic, then lumbar, then sacrum। अभी लोकोमोशन इसके जस्ट जो बाद चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी on each side of spine, on each side of spine। ठीक है, अब इसकी पोजीशन क्या है, देखो ये आपकी सर्वाइकल हो गई, सर्वाइकल यहां पर खत्म हो गई, देन आपकी थोरैक्सिक चली और देन लंबार चली, थोरैक्सिक चली और लंबार चली। कौन सी चली, थोरैक्सिक और लंबार। तो किडनी कौन सी लोकेशन पर स्थित है, फ्रॉम 12th thoracic cavity to 3rd lumbar vertebra। ठीक है, फ्रॉम 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra। कैसे कहूंगी मैं, फ्रॉम 12th thoracic, मतलब इसकी लिमिटेशंस आप देख सकते हो कि ऊपर वाला पोर्शन 12th thoracic vertebra से लेकर 3rd lumbar vertebra तक आकर गिरेगा इस तरीके से। मतलब ये आपका यहां पर 12th होगी, यहां पर 1st होगी, 2nd होगी और 3rd होगी। तो 12th thoracic, 1 लंबार, 2nd लंबार और 3rd लंबार। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, फ्रॉम 12th thoracic टू 3rd लंबार वर्टिब्रा। ठीक है, इस तरीके से, जैसे ये आपकी 12th है, ये 1st, 2nd और 3rd, तो आपकी किडनी क्या है, ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो आपकी राइट किडनी, आपकी जो राइट किडनी वो स्लाइटली लोअर है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर बैठा हुआ है। राइट किडनी, अगर आप अपनी इस राइट किडनी को मानोगे यहां पर राइट किडनी को, तो राइट किडनी के ऊपर क्या बैठा हुआ है, आपका लिवर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, लिवर बैठा हुआ है। तो लिवर क्या थोड़ा सा पुश करता है किडनी को, तो किडनी राइट वाली थोड़ी सी स्लाइटली लेफ्ट से क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। राइट किडनी लोअर इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी, टू लेफ्ट किडनी।
as over right kidney, as over right kidney, liver is present. ठीक है, लिवर इज प्रेजेंट. ठीक है, अब अगर हम सिंपल किडनी के बारे में स्टडी करें, सिंपल अगर अपन एक किडनी के टॉपिक को उठाएं तो किडनी का शेप कैसा है? किडनी का शेप आपको राजमे की तरह नहीं लग रहा? राजमा का दाना देखा है आपने कभी? बिल्कुल किडनी की तरह लगेगा. इसलिए किडनीज आर, हम कह सकते हैं कि राजमास आर गुड फॉर किडनीज. राजमा का इंटेक आपको हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए अगर आप अपनी किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हो, क्योंकि किडनी फेल, नो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो अगर मेरी बॉडी में चाहे अमोनिया हो, यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा. तो टाइम टू टाइम किडनीज हमेशा काम करनी चाहिए, एवरीडे हमेशा काम करनी चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम मेरी बॉडी में ये यूरिया क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, क्योंकि यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है एंड इट इज हार्मफुल टू माई बॉडी. ठीक है, तो कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. ठीक है, बीन शेप्ड, डायमेंशन वाइज देखा जाए, ठीक है, ये तो शेप हो गई, या अपन ये कह सकते हैं शेप है. साइज में देखा जाए तो लेंथ आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर. आपकी विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और अगर थिकनेस की बात करूं मैं, मोटाई की, लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरीके से देखेंगे तो इसमें हम लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और ये 3 डायमेंशनल मोटाई देखेंगे, वो होगा 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वेट के बारे में बात करें, वेट के बारे में बात करें तो वही मेल्स में इसका वजन ज्यादा इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. तो ये मेल है और ये फीमेल है. ओवरऑल वजन वेरी कैसे करता है? 120 to 180 ग्राम्स. तो मेल्स में होगा 120 to 180 ग्राम्स. ठीक है, और इसमें वेरी करेगा 120 to 140 ग्राम्स. ठीक है, ये हो गया. लोकेशन आपको पता चल गई. तो किडनी क्या है? बीन शेप्ड है. साइज, स्ट्रक्चर, शेप आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, और लोकेटेड कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में है. फ्रॉम 12th थोरैक्सिक टू 3rd लंबार वर्टिब्रा. रेडिश ब्राउन कलर की होती है. ठीक है, इसकी शेप बीन शेप्ड होती है. ये इसका साइज है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस. ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई. वेट में मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी किसको उठाया? हमने किडनीज को उठाया. किडनी से रिलेटेड पढ़ेंगे. अभी किडनी से रिलेटेड हमें अभी तो हम लोगों ने स्लाइटली पूरी तरीके से देखा जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी बात नहीं करी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपरली इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स, जिसके थ्रू आप यूरिन बनाओगे और बॉडी से क्या करोगे? बाहर निकालोगे, वो पढ़ना बाकी है. तो अभी 1-2 लेक्चर्स में मेनली किडनी पे ही टॉपिक चलेगा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो कि किडनी ही करेगी, क्योंकि किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन्स है, उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है. तो नेफ्रॉन से यूरिन पैदा करेंगे. तो किडनी एक मेन ऑर्गन है जहां पर यूरिन क्या होगा? कलेक्ट होता जा रहा है बनते बनते. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा को इसलिए डीप में नहीं जाना क्योंकि दे आर जस्ट टू पास आउट द यूरिन. किडनी के नेफ्रॉन्स ने बनाया यूरिन, वो यूरिन यूरेटर लाए, यूरिनरी ब्लैडर को दिया और यूरिथ्रा को दे दिया. तो इन तीनों का भी सिग्निफिकेंस है, बट ओनली फॉर पैसेज. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहां हो रहा है? किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स में. किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स. बात समझ में आई? क्लियर हो रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.